हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के पार्ट 2 मतलब अशोक के बारे में हम लोग प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक घटनाएं हम पढ़ चुके थे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे। आज का पहला टॉपिक जो है वो दोस्त है कलिंग युद्ध। इसके पहले का प्रारंभिक जीवन, अशोक के बारे में प्रारंभिक घटनाएं, प्रारंभिक जीवन को उन्हें प्रियदर्शी किसने कहा और सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्त। ये सब बातें जो है प्रारंभिक अशोक के बारे में घटनाएं पहले वीडियो में हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं अशोक द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला क्या है दोस्त, पहला है कलिंग युद्ध। कौन है दोस्त, कलिंग युद्ध है। तो कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए दोस्त हम लोग पहले कलिंग युद्ध के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो ये देखिए कलिंग युद्ध क्या है दोस्त। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पहला युद्ध कौन था दोस्त, उन्होंने लड़ा था जो वो कलिंग युद्ध है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और जीत लिया था। उसने अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग, उसके कथनानुसार 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं हम आगे प्रमुख चीज़ें। आइए देखते हैं अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन कौन है। तो कौन से अभिलेख और किसके खोजकर्ता कौन है भैया, तो धौली अभिलेख जो है उसके खोजकर्ता किट्टो हैं, 1837 में खोजा गया दोस्त। और दूसरा है भाब्रू शिलालेख जो कैप्टन बर्ड ने 1840 में खोजा। बरार व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन ने खोजा 1885 में। दिल्ली टोपरा अभिलेख कैप्टन पोलियर ने खोजा 1785 ईस्वी में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पैड्रे टिपैंथलर ने 1750 में खोजा। मानसेहरा को कैप्टन ले ने 1889 ईस्वी में खोजा। मानसेहरा को कैप्टन ले ने 1889 में खोजा। और कालसी शिलालेख को जॉन फॉरेस्ट ने 1860 ईस्वी में खोजा दोस्त। और रोमनदेई अभिलेख को फिहरर ने 1896 खोजा। जौगढ़ अभिलेख को सर वाल्टर इलियट ने 1850 में खोजा। गिरनार अभिलेख को लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने 1822 में खोजा। शहबाजगढ़ी को एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 में खोजा। इलाहाबाद स्तंभ लेख को टी.एस. बर्ट ने 1834 में खोजा। मानसी अभिलेख को बिडेन ने 1915 में खोजा। और निगाली सागर को फिरर ने 1895 ईस्वी में खोजा। इस तरह से अगला देखते हैं दोस्त। अगला रामपुरवा को कार्नाइल ने 1872 में खोजा। और सारनाथ स्तंभ लेख को आर्नेस्ट स्टाइन ने 1905 ईस्वी में खोजा। ठीक है, तो इस तरह से ये रहे कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। इसे विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसने दूसरे राज्यों और भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी नीति को त्यागने के बदले धम्म नीति को क्या किया, उसने अपनाया। आगे देखते हैं दोस्त। आगे अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांतिदूत भेजे तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्मप्रचारक भेजे। तो आइए प्रमुख धर्म प्रचारक किस किस राज्य में अशोक ने भेजा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो महेंद्र और संघमित्रा जो उनके पुत्र और पुत्री थे उन्हें श्रीलंका भेजा। मजंतिक को कश्मीर और गांधार भेजा। सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था भैया। और रक्षित को वनवासी कर्नाटक भेजा। महारक्षित को यवन देश भेजा था। महादेव को महिष मंडप मैसूर भेजा। और धर्म रक्षित को अपरांतक भेजा। और मध्यम को हिमालय देश भेजा। अब आइए आगे देख लेते हैं दोस्त अशोक के बारे में क्या है। अशोक ने अपने जीवन के पश्चात कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारों की नियुक्ति की जो रज्जुक कहलाते थे। उन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया था।
अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कैसे पड़ा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो क्या है, कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने आया, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत और इतनी लाशें और इतनी घटनाओं को देखने के बाद अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने बोला कि अब आज के बाद हम क्या करेंगे, युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे, अब युद्ध को हम त्याग दिए, अब युद्ध नहीं, अब हम धर्म की नीति पर आगे बढ़ेंगे। तो बौद्धों को अपार दान दिया और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उसकी इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेखों में आए धम्म यात्रा शब्द से भी मिलता है। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन भी आयोजित किया था। बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अशोक ने करवाया था भैया। और धर्म प्रचारकों में केवल दक्षिण भारत की ही नहीं बल्कि श्रीलंका, वर्मा और अन्य देशों में भी लोगों को धर्म प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ने नारी सहित समाज के लिए धम्म महामात्र बहाल किए। वह कर्मकांडों का, विशेषकर स्त्रियों के प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी था। उसे अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की उनसे पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी और राजधानी प्राण हत्या करना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। तो आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं दोस्त। क्या है, अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें तथा दासों और सेवकों के प्रति दया करें। अशोक ने लेखकों को जियो और जीर्णोद्योग के पाठ पढ़ाया। इतिहास में अशोक का स्थान क्या है दोस्त, अशोक का क्या स्थान है इतिहास में, आइए समझते हैं। तो अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थी। निस्संदेह प्राचीन विश्व के इतिहास में यह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को बांध दिया। उसने यूनानी, प्राकृतिक और संस्कृत जैसी भाषाओं एवं विविध धर्म संप्रदायों के समन्वित किया। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारों को नियुक्त किया। उसने प्रशासन कार्य में लाभ हुआ तथा साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। आइए दोस्तों अब जानते हैं अशोक काल में विदेशी राजाओं ने के भारतीय नाम क्या थे दोस्त, और वो विदेशी राजा कौन थे। तो एंटियोक सीरिया के राजा एंटियोकस थियोसोस नाम था उसका। टूरमय मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस। फिर से देखते हैं आइए क्या है, अंतियोक सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस, टूरमय मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस, अंतिकिनी मकदूनिया के राजा एंटिगोनस, मग सीरिया के राजा मगस, अलिक सुंदर एपीरस के राजा अलेक्जेंडर। आगे आइए देखते हैं दोस्त अशोक के बारे में कुछ प्रमुख बातें। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए दोस्त, तो कौन कौन हुए हैं उसके उत्तराधिकारी, आइए आज समझ लेते हैं। तो पुराणों का कुणाल, उसके बाद बंधुपालिक कुणाल का पुत्र, इंद्रपालिक बंधुपालिक का पुत्र, और फिर हुआ दशोन इंद्रपालिक का पुत्र, दशरथ दशोक का पुत्र, संप्रति दशरथ का पुत्र, सालिक शुक, और फिर उसके बाद हुआ देवधर्मन,
फिर शतधनुष देववर्धन का पुत्र हुआ और बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य शासक हुआ। इसी के साथ मौर्य वंश जो हो गया उसका समाप्ति हुआ, जिसको दोस्त किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और वो एक चरमोत्कर्ष पर ले गया। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार भी अपने पिता के द्वारा मिले गए शासन को अक्षुण्ण रखा। उसके बाद और उसका पुत्र हुआ अशोक, जो कि पूरे विश्व इतिहास में महान शासकों में अशोक की गणना की जाती है। अशोक एक सर्वश्रेष्ठ धर्मनिरपेक्ष शासक था, जैसा कि उसकी वैवाहिक संबंधों स्थापित होता था। उनकी 3 रानियां थी जो कि धर्मनिरपेक्ष थी। धर्मनिरपेक्षता से उन्होंने विवाह किया था और दोस्त वो अपने राज्य में किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया था। उसकी जो रानियां थी वो स्वयं भी यह बात का उल्लेख करती थी कि राजा कभी भी ये दबाव नहीं दिया कि हम इस धर्म को माने या उस धर्म को माने। तो इस तरह से अशोक एक महान साम्राज्य को स्थापित किया, लेकिन बाद के उत्तराधिकारी अयोग्य हुए, जिसके कारण इस वंश का जो हुआ अंत हो गया। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो था दोस्त, वो मौर्य वंश का संस्थापक हुआ और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ दोस्त, वो हुआ बृहद्रथ। तो इस तरह से इस प्रकार बृहद्रथ के साथ मौर्य वंश की जो सत्ता थी वो समाप्त हुई। तो ये रहा दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहद्रथ तक की महत्वपूर्ण NCERT सार। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।